हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर थर्ड का एक क्विक रिवीजन। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपकी जो टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से आप एक यूनिट को स्किप कर सकते हो, और आपकी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है यूनिट सेकेंड। तो अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर दो एंड बाकी के यूनिट्स अच्छे तरीके से कवर कर लो। बाकी यूनिट्स में टोटल 8 ही टॉपिक्स हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको इसी वे में ये चीज़ तो पता चल ही जाएगी कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे कि सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 3 ही करने होते हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं ये अलग अलग यूनिट में से आते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन यूनिट सेकंड का आ भी जाता है तो बाकी के 3 जो क्वेश्चन है वो अलग 3 यूनिट में से आएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट, बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड। बुक फर्स्ट में बेसिकली होता क्या है कि एक एंजल होती है जिसका नाम होता है लूसीफर। अब ये जो एंजल होती है वो अपनी कुछ और एंजल्स के साथ मिलकर गॉड के ही अगेंस्ट चले जाते हैं, जिसके कारण गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो इन एंजल्स को हेवन से निकालकर हेल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये एंजल्स हेल में आ जाती है तब ये एंजल से डेविल में चेंज हो जाते हैं, और जो लूसीफर होता है, जो एंजल है जो भगवान का विरोध कर रहा था लीडर, वो क्या है कि उसका नेम अब चेंज हो जाता है और उसका नेम पड़ जाता है सैटर्न। अब क्या होता है कि जो बुक फर्स्ट है उसी के अंदर ये जितने भी डेविल्स होते हैं वो सभी हेल में आ जाते हैं। उसके बाद ये फिर से प्लानिंग करते हैं कि हम वापस से क्या है कि गॉड का विरोध करेंगे। एंड इसके बाद आती है बुक सेकंड। बुक सेकंड के अंदर क्या होता है कि ये जितने भी लोग होते हैं, डेविल्स होते हैं, ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम भगवान का विरोध करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो सैटर्न होता है वो क्राउन राजगद्दी पर बैठ जाता है एक महाराजा के रूप में, और वहाँ पर जो बाकी के डेविल्स होते हैं वो सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं कि हमें गॉड का वापस अगेंस्ट उनका विरोध करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 जो डेविल्स होते हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सैटर्न होता है इसका मेन अब मकसद क्या बनता है कि ये कहते हैं कि हम भगवान का विरोध करेंगे, एंड हम क्या करेंगे, अब भगवान के द्वारा जो न्यू क्रिएट किया गया है एक अर्थ जहाँ पर मैन रहते हैं, हम भगवान की इस क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसे हम खराब कर देंगे। अब ये जो सैटर्न होता है वो हेल से निकलकर जो अर्थ की जर्नी है वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो हेल का पहला गेट क्रॉस करता है तो पहले गेट पर उसको अपनी डॉटर सिन मिलती है। तो यहाँ पर जो सिन है वो क्या है, सैटर्न की डॉटर है। उसके बाद इसे इसका जो सन है वो मिलता है, और सन कौन है, डेथ। अब ये क्या करते हैं कि ये अब पूरी प्लानिंग के साथ हेल से जो अर्थ है उसकी तरफ जाते हैं, और जो अर्थ है वो भगवान की ही एक क्रिएशन है। तो इस तरीके से बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड की समरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। इस पॉइंट में बेसिकली होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बेलिंडा। इसके क्या होते हैं कि इसने बाल बहुत अच्छे तरीके से एक बन बनाया हुआ होता है और 2 बालों की लट निकाली हुई होती है। ये जो बालों की जुल्फ होती है, लट होती है, इसे ही क्या कहा गया है, लॉक। और ये जो स्टोरी है इस पोएम की, इसमें क्या होता है कि ये जो बेलिंडा की लट होती है, बालों की जो जुल्फ है, उसे चोरी करने से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो ये जो बेलिंडा होती है वो शाम की पार्टी के लिए, शाम की गैदरिंग के लिए तैयार हो रही होती है। उसके बाद ये तैयार हो जाती है और पार्टी के लिए चली जाती है। तो इसके पास कुछ एंजल्स होती हैं जो कि इसको सपने में भी ये चीज़ यानी कि इसको वार्न कर देती है कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो तुम्हें संभल कर रहना है। लेकिन ये जो बेलिंडा होती है ये उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वहाँ पर ये बात भूल जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो एक पर्सन होता है वो क्या करता है कि जो बेलिंडा की जो लोक होती है, एक लोक उसे चुरा लेता है। तो जैसे ही बेलिंडा को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेलिंडा का साथ देने लग जाते हैं, और वो कहती है कि मुझे तो मेरी जो एक लोक है, बालों की जो जुल्फ है, वो वापस चाहिए। लेकिन जिस पर्सन ने इसे चुराया होता है वो भी उसे घुमा देता है। तो लास्ट में उसी की एक गार्जियन होती है जो उसको ये कहती है कि ये जो लोक है ये अब क्या है कि स्टार के अंदर चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेप है इसका मीनिंग स्टीलिंग, चोरी से है। लॉक का मीनिंग हो गया बालों की जुल्फ, जो कि बेलिंडा के बालों की एक जो जुल्फ है उसे स्टील, चोरी कर लिया जाता है। इसके बाद एक बार हम यूनिट सेकंड को छोड़ देते हैं, यूनिट थर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है द राइवल्स, जो कि शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। तो इन सभी टॉपिक्स की मैंने लॉन्ग वीडियोस
पूरी डिटेल में बताई हुई है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक समरी डिस्कस करेंगे। एंड ये जो पोइम है, ये जो टॉपिक है द राइवल्स, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक लड़की होती है, वो बहुत सुंदर होती है, बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो उसे पसंद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमीर होती है, तो ये चाहती थी कि मैं जिससे शादी करूं वो गरीब होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी समरी दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ करैक्टर्स हैं, उसके बेस पर हम इसकी समरी को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लीडिया नाम की लड़की होती है, बहुत सुंदर होती है, नॉवेल्स वगैरह बहुत अच्छे ज़्यादा पढ़ती थी, जिसके कारण इसका एक ड्रीम था कि मैं जिससे शादी करूँगी वो गरीब होना चाहिए। अब क्या होता है कि एक जैक एब्सोल्यूट नाम का पर्सन होता है, वो लीडिया को पसंद करता है, लेकिन ये अमीर होता है, जबकि लीडिया का क्या सपना था कि ये किसी गरीब के साथ शादी करेगी। इसलिए ये जो अपनी पहचान है वो चेंज कर लेता है, और ये अपनी पहचान क्या बनाता है, तो ये आइंस्टीन बेवर्ली के नाम से लीडिया के पास जाता है और एक गरीब सा लड़का बनकर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लीडिया होती है वो इसे पसंद कर लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जैक के फादर होते हैं सर एंथनी, वो क्या करते हैं, लीडिया की जो आंट है मैलाप्रॉप, उनसे मिलते हैं और वो अपने बेटे के लिए लीडिया को पसंद कर लेते हैं, और जैक को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद कर लिया। जैक कहते हैं कि आपने बिना पूछे में किसी लड़की को पसंद कर लिया, मैं तो किसी लड़की को पसंद करता हूँ, ये बात तो ये कह नहीं सकता था। तो ये चुपचाप अपने पापा की बात को मान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जब लीडिया और जैक मिलते हैं तो लीडिया को लगता है कि वो किससे मिल रही है, अपने बिलव्ड आइंस्टीन बेवर्ली से मिल रही है, जबकि वहाँ पर कौन होता है, जैक। तो मैलाप्रॉप को लगता है ये तो जैक है, ये किसके बारे में बात कर रही है। तो एक प्रकार की कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि जैक ने अपना नेम चेंज करके लीडिया के सामने आया था। और लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है ओ ट्रिगर। ये जो ओ ट्रिगर होता है वो क्या है कि लेटर के थ्रू एक लेडी से प्यार करने लग गया था, और इसको ये लगता था जिस लेडी से ये प्यार करा था उसका नाम इसको डेलिया लगता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जिसको लेटर भेज रहा था वो थी मैलाप्रॉप, ठीक है। मैलाप्रॉप इसको लेटर भेजती थी, ये उसको लेटर भेजता था। तो इससे पता नहीं था वो कि जिसको ये लेटर्स भेज रहा है वो मैलाप्रॉप है, जिसका नाम इसने डेलिया के रूप में सोचा हुआ था, ठीक है। तो मैलाप्रॉप की एक मेड होती है जो कि लेटर को एक्सचेंज करती होती थी एक मैसेंजर के रूप में। वो इसको क्या कह देती है कि तुम जिसको लेटर्स भेज रहे हो वो डेलिया नहीं है, बल्कि वो तो लीडिया है, ठीक है। तो इसको लगता है कि जिससे ये प्यार करता है वो लीडिया है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर भी। तो ये क्या करता है कि एक कहेगा कि चलो बैटल करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ओ ट्रिगर के साथ आइंस्टीन बेवर्ली भी जाता है, एक्ट्रेस नाम का एक लड़का होता है वो भी लीडिया को पसंद करता है, तो ये भी वहाँ पर चला जाता है। इसके अलावा एक फॉकलैंड नाम का लड़का होता है जो कि जैक का ही फ्रेंड होता है, तो ये भी क्या है कि उस युद्ध में जाता है। तो बाद में क्या होता है कि जैक के जो फादर होते हैं एंथनी, सर एंथनी, इनको ये बात पता चल जाती है कि ये सभी युद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रात के टाइम पर ये सभी युद्ध करने के लिए आपस में आ जाते हैं, लड़ाई करने के लिए। तो जो एक्ट्रेस होता है जब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी जो लड़ाई है वो आइंस्टीन के साथ हो रही है, तो ये तो पहले ही पीछे हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ओ ट्रिगर होता है उसे ये बात पता चलती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस डेलिया को वो लीडिया समझ रहा है वो रियल में कौन है, मैलाप्रॉप है, लीडिया नहीं है। तो इसको भी बाद में अपनी गलती का पता चल जाता है, ये भी पीछे हो जाता है। उसके बाद जो आइंस्टीन बेवर्ली है उसके सामने लीडिया की जो सच्चाई है वो तो आ ही जाती है। बाद में क्या होता है कि ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और इनकी शादी हो जाती है। बस यहाँ पर मेन क्या चीज़ है कि नेम के कारण कन्फ्यूज़न हो गई थी, जिसके कारण ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी बन गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शी स्टूप टू कनक्योर। इस स्टोरी में बेसिकली क्या होता है कि एक लड़की का रिश्ता करने के लिए, यानी कि इस लड़की के जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। अब क्या होता है कि वो जो लड़का होता है वो इनके घर पर आता है, लेकिन क्या होता है उसे एड्रेस के बारे में पता नहीं होता है। जिससे वो एड्रेस पूछता है वो इस लड़की का स्टेप ब्रदर होता है, सौतेला भाई। तो वो एक मजाक करता है, वो कह देता है कि ना जिस घर के बारे में तुम पूछ रहे हो, जो एड्रेस तुम पूछ रहे हो वो बहुत दूर है, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए आज रात के लिए एक होटल में रुक जाओ, उसके बाद तुम उस एड्रेस पर चले जाना अगले दिन। तो ये क्या करता है कि वो कहते हैं कि चलो होटल का रास्ते बता दो। तब ये क्या करता है कि वो जो घर होता है जहाँ पर उन्हें जाना होता है वही रास्ता बताता है, लेकिन क्या कहता है कि ये घर नहीं है बल्कि क्या है, एक होटल है। जिसके कारण जब ये लड़का चला जाता है वहाँ पर, तो लड़के के साथ एक दोस्त भी उसका जाता है। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ, जैसे होटल में सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये होटल के सर्वेंट्स वगैरह हैं, तो उनके साथ वैसा ही रूड बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये उन्हीं का घर है जिनके घर पर वो जाना चाहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है। बाद में क्या होता है कि उस लड़के के जो फादर होते हैं वो आ जाते हैं
और फिर ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है, बाद में लड़का और लड़की की शादी हो जाती है। तो इस तरीके से है। और यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है शी स्टूप टू कनक्योर, इसमें कौन से स्टूप का मीन्स होता है झुक जाना, तो यहाँ पर कौन झुका था, तो वो जो कैट जो लड़की थी वो यहाँ पर झुकी थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द बैटल ऑफ बुक्स, जो कि स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इस टॉपिक में बेसिकली क्या होता है कि जो स्विफ्ट है उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरीके से जो एंशियंट राइटर्स होते थे उनकी राइटिंग स्टाइल एंड जो मॉडर्न राइटर हैं उनकी राइटिंग स्टाइल के बीच में बताया है। बैटल्स चल रहा है कि जो मॉडर्न है उन्हें ये लगता है कि हमारी जो राइटिंग स्टाइल है वो ज़्यादा अच्छी है, एंशियंट है जो उन्हें लगता है कि हमारी जो राइटिंग स्टाइल है वो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न राइटर्स होते हैं वो एंशियंट राइटर को कहते हैं कि ये जो हम पहाड़ है जिसके ऊपर आप सबसे टॉप पर हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको नीचे आ जाना चाहिए। जबकि जो एंशियंट राइटर्स हैं वो कहते हैं कि हम क्यों नीचे आएँ, बल्कि आप ऊपर आने की कोशिश करो। तो इस तरीके से इनके बीच में बैटल चल रहा होता है अपनी राइटिंग स्टाइल को लेकर। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक मकड़ी और एक बी का भी बताते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो मकड़ी है वो तो कौन है, मॉडर्न राइटर्स, और जो बी है वो कौन है, एंशियंट राइटर्स। यानी कि जो मकड़ी है वो सिर्फ गंदगी फैलाती है, तो ये जो मॉडर्न राइटर्स हैं ये खुद का तो कुछ भी नहीं लिखते हैं, बल्कि ये जो एंशियंट राइटर ने लिखा हुआ है उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। जबकि जो एंशियंट राइटर्स हैं वो एक बी की तरह हैं जो कि हनी फैलाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे वर्क्स लिखते हैं जिसके कारण चारों तरफ हनी जो खूबसूरती है वो फैल जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉल फ्लैंडर डेफोई। इसमें क्या होता है, एक लेडी है जिसका नाम है मॉल फ्लैंडर। तो इसकी जो मदर होती है वो क्रिमिनल होती है, जिसके कारण इसका जन्म जेल में होता है। बाद में इसको एक नर्स के घर पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो जो नर्स होती है वो धीरे धीरे ओल्ड होती जाती है, जिसके कारण वो जो नर्स होती है वो अपने नेबर में एक घर में इसको छोड़ देती है। जिस घर में अब ये रह रही होती है उसी घर में उस आंटी के 2 लड़के रहते हैं। ये बड़े लड़के से प्यार करती थी, लेकिन बड़ा जो लड़का होता है वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, जिसके कारण इसकी जो शादी है वो उसके छोटे भाई के साथ हो जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये उसे छोड़ देती है। तो उसके बाद ये क्या करती है, बहुत सारे जैसे लोगों के साथ शादी कर लेती है, लड़कों के साथ। एंड लास्ट में क्या होता है कि ये अकेली रह जाती है। उसके बाद ये क्राइम का काम शुरू कर देती है, ये चोरी वगैरह करने लग जाती है, और इसको जेल हो जाती है और मौत की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है कि इसकी जो सज़ा होती है वो चेंज कर दी जाती है और इसे छोड़ दिया जाता है। तो उसी जेल में ये फिर एक पर्सन से मिलती है जिसके साथ पहले इसकी शादी हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद वापस से शादी कर लेते हैं, और इस तरीके की ये स्टोरी है। एंड अगला जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवाया ही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 का प्रीफेस टू शेक्सपियर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने शेक्सपियर की जो राइटिंग स्टाइल है उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताया है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो शेक्सपियर है उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी अलग अलग प्लेस होते हैं इन्होंने मिक्स करके लिख दिया। तो यहाँ पर ये इनको डिफेंड करते हैं, मेरिट बताते हैं कि अच्छी बात है इन्होंने ये मिक्स करके लिखा है, क्योंकि इसी के बेस पर तो क्या होता है कि ये रियल लाइफ को टच कर पाते हैं इनके प्लेस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा सुखी होते हैं या हमेशा दुखी होते हैं, लाइफ खुद एक मिक्सचर होती है सुख और दुख का। इसलिए जो शेक्सपियर ने ये जो ट्रेजेडी कॉमेडी लिखी है ये अच्छी तरीके से लिखी है। इसके अलावा जो शेक्सपियर है उनके प्लेस में यूनिटी ऑफ एक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो उसके बारे में बताया है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि जो शेक्सपियर है उनके लिखने के जो राइटिंग स्टाइल है उसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहली डीमेरिट क्या है कि ये जो प्लॉट लिखते हैं वो इनका बहुत ज़्यादा लूज होता है, ठीक है, ये अपने प्लॉट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात की 3 यूनिटीज़ होती हैं, टाइम, एक्शन एंड प्लेस की। तो इन्होंने टाइम और प्लेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ एक्शन पर ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ पर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर को ही डिफेंड करते हैं कि इनके ये जो प्लेस होते हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इनकी जो हिस्ट्रीज होती हैं उसमें एक्शन ज़्यादा मैटर करता है, टाइम और प्लेस मैटर नहीं करता है। इसके अलावा इन्होंने अपने जो प्लेस है उसमें पन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इनके जो भी प्लेस वगैरह होते हैं उसमें बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती हैं। एंड इसके साथ ही एक डीमेरिट ये भी है कि जो इनके प्लेस होते हैं उसमें कहीं पर भी मोरल जो होता है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी डीमेरिट्स के बारे में और मेरिट्स के बारे में सैमुअल जॉनसन ने बताया है। तो इस तरीके से आपकी ये 4 यूनिट्स हैं। एंड इसके अलावा हमने यूनिट 2 में एक एब्सोलम एंड अचीतोफल के बारे में पढ़ा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक राजा होता है इजराइल का जिसका नाम होता है डेविड। अब ये जो डेविड होता है जिसके साथ शादी होती है उनका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। तो उन अफेयर्स के कारण इसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, और एक जो बच्चा होता है चाइल्ड होता है जिसका नाम होता है एब्सोलम।
तो ये जो बच्चा होता है ये डेविड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उसमें अपनी छवि को देखता है, लेकिन ये इसका लीगल बेटा नहीं है, इसलिए ये इसको क्राउन पर अपनी राजगद्दी पर बाद में नहीं बैठा सकता है। और वहाँ पर एक रूल था, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो यहाँ पर राजा का कोई भी लीगल बेटा नहीं था, जिसके कारण इसका जो ब्रदर है उसको बनाना था। और जो डेविड का ब्रदर है वो किस तरीके का था, तो वो एक वल्गर टाइप का पर्सन था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अचीतोफल होता है वो डेविड के ही सलाहकार में से एक होता है, लेकिन ये डेविड को पसंद नहीं करता था। तो ये चाहता था कि ये जो डेविड है वो राजा के पद से हट जाए, और उसे ये भी पता था कि ये वो खुद अचीतोफल खुद तो राजा बन नहीं सकता है, तो ये सोचता है कि जो एब्सलोम है उसे राजा बना दिया जाए। और जो इजराइल है वहाँ की जो ज़्यादा जनता थी वो ज्यू यहूदी थी, तो ये यहूदियों को भी कहने लग जाता है। और जो वो ज्यू लोग थे वो अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा विरोध करने लग चुके थे, उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए ये डेविड का विरोध करने लग गए थे। तो यहाँ पर इसको अचीतोफल को एक और मौका मिल जाता है कि कैसे भी करके मैं इस डेविड को यहाँ से हटा दूंगा। तो ये कैसे ना कैसे करके एब्सलोम को बहला फुसलाकर डेविड के खिलाफ ही लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन लास्ट में जो एब्सलोम है वो कभी डेविड का विरोध नहीं करता है, ना ही उसके साथ लड़ाई करता है। उसके बाद जो डेविड होता है उसे ये बात पता चल जाती है कि उसके विरुद्ध लड़ाई होने वाली थी। फिर ये यहूदी जो अपनी प्रजा होती है उन्हें कहता है कि मैं ही तुम्हारा सही राजा हूँ, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए ही काम किया है। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसके बाद एक हमने पोइम पढ़ी थी ओ टू इवनिंग। ओ टू इवनिंग में बेसिकली क्या बताया गया था, इवनिंग के बारे में बताया है कि शाम के समय यहाँ पर जो राइटर हैं वो बताते हैं सबसे पहले इवनिंग का टाइमिंग कैसा होता है। इवनिंग है जो वो एक तरीके से ट्रांजिशन होती है, किस तरीके से डे से नाइट में, लाइट से डार्क में चेंज होता है, तो उसके बारे में बताया है। इसके साथ ही यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो इवनिंग का टाइमिंग है तो ये इवनिंग से एक प्रेयर करते हैं। ये कहते हैं कि मुझे यानी कि जो पोइट्री लिखने की आर्ट है, ठीक है, इसे और ज़्यादा अच्छा बना दो, ठीक है। इसके साथ ही ये इवनिंग को फील करना चाहते हैं, उसकी जो शांति होती है उसे फील करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि इवनिंग का जो टाइमिंग होता है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी के लिए अच्छा होता है। तो इवनिंग के बारे में बेसिकली इन्होंने बताया है। इसके अलावा एक पोइम हमने पढ़ी थी द लैम्प। इसमें 2 ही स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में एक जो स्पीकर होता है वो लैम्प से क्वेश्चंस पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हें किसने खिलाया पिलाया है, तुम्हें किसने इतना बड़ा किया है, तुम्हारे जो शरीर के ऊपर ये वूल है ये किसने लगाई है जिससे कि तुम सर्दी और गर्मी से बच सको। तो पहले स्टैंजा में ये क्वेश्चंस पूछता है, सेकंड स्टैंजा में ये जवाब देता है कि तुम्हें जिसने बनाया है वो खुद भी अपने आप को लैम्प के नाम से ही इंट्रोड्यूस करते हैं, तुम्हें भगवान ने बनाया है। और यहाँ पर ये जो भगवान है वो जीसस क्रिस्ट के बारे में बताते हैं। सो इस तरीके से ये स्टोरी है। तो आज की वीडियो में हमने क्विक रिवीजन में इतना टॉपिक कर लिया है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।